नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 1 और 2 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 1 और 2 के हल। और डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली में यानी कि प्रश्नावली 13.2 में हम सिर्फ बेलन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। इससे पहले हमने 13.1 में घन और घनाभ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने से पहले आपको इनका सूत्र पता होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब यहाँ पर जो ये दोनों सूत्र हैं 2 पाई आर एच और 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये कैसे आए हैं, यानी कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, ये हम सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आप ये समझ लेते हैं कि ये दोनों सूत्र किस तरह से बने हैं, तो आपका कोई से भी बेलन से संबंधित प्रश्न है आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है ये 2 पाई आर एच, ये किस तरह से बना है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास एक बेलन के आकार का ये ठोस आकृति है। इसमें आप देख सकते हैं एक बेलन में कि हमारे पास इसके ऊपर और एक नीचे ये वृत्त होते हैं। ठीक है, आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपको एक वृत्त की तरह नजर आएगा। अब यहाँ पर ये जो हमारा बेलन है इसमें हम मान लेते हैं ये जो होता है हमारा वृत्त होता है। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं, ये जो हमारा है ये वृत्त का क्या है परिधि है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको वृत्त की परिधि मान लेते हैं। और वृत्त की परिधि क्या होती है, जैसा कि हमें पता है कि 2 पाई आर, ये हमारा वृत्त का परिधि का सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये बेलन की ऊंचाई है इसको हम यहाँ h मान लेते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा बेलन का ऊंचाई, इसको हम यहाँ h मान लेते हैं। अब इस तरह से अब अगर हम इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना चाहें, यानी कि हम अगर ऐसा चाहें कि हमें इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आपको पता है कि जो ये हमारा बेलन है इसमें ऊपर और नीचे वाले हिस्से को छोड़ के सिर्फ ये साइड के हमारे हिस्से बचे, इसी का जो क्षेत्रफल है यही हमारा क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ इस रबर बैंड को, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको खोलूं तो ये हमारा एक आयत की तरह बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक आयत की आकृति बन गई। अब यहाँ हमें जैसा कि पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हमारा यहाँ पर इसका लंबाई हो गया, ये पूरा हमारा लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई यानी कि ऊंचाई है। तो यहाँ से हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो अगर हम यहाँ पर 2 पाई आर यानी कि इस लंबाई हमारा क्या है यहाँ 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को गुणा करें अगर चौड़ाई से, और चौड़ाई क्या है हमारा h, तो हमें क्या प्राप्त होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ बन जाता है। यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया है। ये हमारा जैसा कि हमें पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है कि इस बेलन को जब हमने खोला तो ये हमारा एक आयत की आकृति का बन गया। अब हमें जैसा पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लंबाई क्या है 2 पाई आर और चौड़ाई क्या है h। तो हमने लंबाई गुना चौड़ाई किया यानी कि 2 पाई आर गुणा h किया, तो हमें ये 2 पाई आर एच सूत्र मिला। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, ये हमारे हिस्सा तो आएगा ही, साथ में ये ऊपर का वृत्त और ये नीचे का वृत्त भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे 2 वृत्त बन जाएंगे इस बेलन में, और ये हमारा साइड का क्षेत्रफल, कुल मिला के हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि इस बेलन के 2 वृत्त होते हैं, और हमें जैसा कि पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है
पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर दो वृत्त हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दो वृत्त है इसलिए दो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस हमारा ये वक्र पेश क्षेत्रफल। और जैसा कि हमें पता है कि बेलन का वक्र पेश क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच। इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये 2 पाई आर एच। अब इसमें आप देखेंगे कि अगर इसमें हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 पाई आर हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, इसका आर बचा और इसका एच। तो इस तरह से ये हमारा बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बनता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, मैंने ये एक्सप्लेन करके क्यों किया है, मैं चाहता तो आपको इन दोनों सूत्रों को रटवा भी सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि बेलन से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आपके सामने आए तो उसको आप आसानी से समझ सके और उसका सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से ये तो बात थी हमारे बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के सूत्र के बारे में कि किस तरह से ये बनता है। अब चलिए हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न 1 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक बेलन की आकार है। ठीक है, ये हमने यहाँ से बना लिया एक बेलन का ठोस आकृति इस तरह से। अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, यानी कि जो ये अभी हमने बात किया कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये साइड का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वही, तो ये हमें दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके अलावा हमें इसमें क्या कहा गया है कि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी ये जो हाइट है ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें दिया गया है। अब इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि इस बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। अब हम व्यास कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम यहाँ बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र रख दें, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये r है इसका मतलब क्या है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और ये h क्या है, हमारा हाइट यानी ऊंचाई, और ये हमारा पाई है यानी पाई का मान 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें इस 2 पाई आर एच में r का मान निकाल लेते हैं यानी त्रिज्या निकाल लेते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो इसलिए जो इतना हमारा त्रिज्या आएगा उसको अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा व्यास कितना है इस बेलन का। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ पर हम बेलन की ऊंचाई लिख लेते हैं जो कि हमें प्रश्न में दी गई है। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, ऊंचाई का मतलब क्या है, हाइट यानी h, ये हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा अब हमें इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी दिया गया है, तो यहाँ पर इसको भी हम लिख लेंगे, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या है, क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर एच, ये हमें दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये हमारा 2 पाई आर एच बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से हम इस सूत्र पर मान रख देते हैं, ये हमारा 2 का 2 हो जाएगा गुणा पाई हमारा कितना है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें कहा गया है कि पाई का मान जब तक कहा ना जाए 22/7 लीजिए, तो यहाँ पर हम पाई का मान 22/7 लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा ये गुणा r हमें निकालना है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे गुणा h, यानी हाइट हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर, बराबर में ये हमारा 88 है। तो अब यहाँ से देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें इसमें r का मान निकालना है, तो हम बराबर के एक तरफ r को लिख देंगे और बराबर के दूसरी तरफ बाकी सभी को लिख देंगे। तो ये हमारा 88 ये सेम यहाँ आ गया, और ये जो 7 भाग में है इधर जाके गुणा में हो जाएगा,
और ये जो हमारा 2 गुणा में है इधर आके भाग में हो गया। इसके अलावा ये 22 भी हमारा यहाँ के भाग में हो गया और ये जो 14 है ये भी यहाँ पर भाग में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हमारा 7 एकम 7 हो गया, ये 7 दूना 14 हो गया। इसके अलावा ये हमारा 2 एकम 2 और ये 44 दूना 88। इसी तरह से ये 22 एकम 22, ये 22 दूना 44 और ये 2 एकम 2, ये भी 2 एकम 2, यानी कि सारे कट गए। क्या बचा हमारे पास? r बराबर 1 बचा। ठीक है, तो r बराबर 1 सेंटीमीटर आ गया। अब हम यहाँ पर बताना क्या है, हमें व्यास बताना है। तो हमारा r यानी कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए हमारा व्यास का मान कितना आ जाएगा? जैसा कि हमें पता है कि व्यास हमारा जो त्रिज्या होता है इसका 2 गुना होता है, यानी कि 2r। तो इस तरह से ये 2 गुणा r का मान कितना है? 1, ये हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा व्यास 2 सेंटीमीटर इस बेलन का आ गया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का हल हुआ। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास एक बेलनाकार टंकी है, ये हमने यहाँ पर एक बेलनाकार टंकी बना लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ से। अब हमें इसमें क्या बताना है कि इस टंकी को बनाने के लिए कुल कितना चादर की आवश्यकता होगा, यानी कि हमें इसमें इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं। हमें इस बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है ये हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें इस बेलन की ऊंचाई 1 मीटर दिया गया है और इसका व्यास यानी ये पूरा हमें 140 सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर बेलनाकार टंकी की ऊंचाई कितनी दी गई है वो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमने लिखा बेलनाकार टंकी की ऊंचाई। ठीक है, तो बेलनाकार टंकी की ऊंचाई यानी कि h हमें दिया गया है 1 मीटर। अब इसके अलावा हमें बेलनाकार टंकी का व्यास दिया गया है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि बेलनाकार टंकी का व्यास। तो बेलनाकार टंकी का व्यास हमें कितना दिया गया है? ये हमें दिया गया है 140 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए कि ऊंचाई तो हमें मीटर में दिया गया है लेकिन व्यास हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हमें इसकी भी इकाई को मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे करेंगे? ये अगर हम 140 में हम अगर 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन करने पे 0 से 0 कट जाएगा। ये हमारा कितना बचेगा यहाँ पर? 10 और ये 14, यानी कि ये हमारा 14/10। अब ये हमारा 10 से 14 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.40 मीटर। तो ये हमारा 1.40 मीटर में हमारा ये चेंज हो गया। अब ये तो हमारा व्यास आया है, हमें अब इस टंकी के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें हमें r की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे अब कि ये जो हमें व्यास दिया गया है 1.40 मीटर, इसका अब हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे कि बेलनाकार टंकी की त्रिज्या। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर बेलनाकार टंकी की त्रिज्या मतलब कि r। ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम व्यास में 2 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि त्रिज्या कितनी आई है। तो व्यास हमारा कितना है? 1.40 बटे में ये 2 है। तो यहाँ से अब अगर हम 2 से 1.40 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.7 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर त्रिज्या। अब चलिए हम यहाँ पर जितना टंकी बनाने के लिए चादर का क्षेत्रफल की जरूरत है वो हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर का क्षेत्रफल। तो ये हमने यहाँ लिखा टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर का क्षेत्रफल। ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि टंकी बनाने के लिए कितने चादर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बराबर में हम लिख लेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो अब देखिए हमें जैसा कि पता है कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h ये होता है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा 2 आ गया गुणा पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुणा r हमारा कितना है, ये है 0.7 और ब्रैकेट में ये r यानी 0.7 प्लस h यानी कि 1 ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर ये पॉइंट हटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये 2 गुणा 22/7 गुणा ये हमारा क्या है यहाँ पे 7/10 और ये ब्रैकेट में 0.7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1.7। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 7 से तो 7 कट जाएगा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 2 के पहाड़े से ये 2 पंजे 10 और ये 2 एकम 2, तो हमारे पास अब क्या बचा यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ बचा 22 बटे में ये 5 और ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा और ये 1.7। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 22 को 1.7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 37.4 बटे में हमारे पास है 5। अब यहाँ से 5 से 37.4 में भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 7.48 मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि टंकी बनाने के लिए आवश्यक चादर का क्षेत्रफल कितना आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल काफ़ी अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।